पठानकोट हमले के बाद साजिश की नई कहानी। कोई था जो आतंकियों को रास्ता दिखा रहा था। अब ये रास्ता देखिए जहां से आतंकी, ये देखिए, अपनी गाड़ी छुपाने के लिए गए। कोई था जो आतंकियों की मदद कर रहा था। ये पुख्ता जानकारी के साथ अंदर घुसे हैं और उन्हें ये पता था कि कहां सबसे करीबी पॉइंट है। कोई था जिसने आतंकियों को एयरबेस तक पहुंचाया। हमारी जो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, इससे एक बात साफ हो जाती है कि आतंकियों को जो भी गाइड कर रहा था वो इस इलाके की चप्पे चप्पे की जानकारी से वाकिफ था। आतंकियों का गाइड कौन? पठानकोट आतंकी हमले के बाद एबीपी न्यूज हमले से जुड़ी साजिशों का लगातार खुलासा कर रहा है और इसी सिलसिले में आज हम कर रहे हैं यह नया खुलासा। कहानी आतंकियों के उस गाइड की है जो किसी को भी चौंका सकती है। एबीपी न्यूज में आज हम पठानकोट हमले से जुड़ी साजिश की जिस नई कहानी का खुलासा कर रहे हैं, उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आतंकी हमले के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने जिन बिखरी कड़ियों को जोड़ा है, वो एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। क्या पठानकोट हमले में शामिल आतंकियों को कोई रास्ता दिखा रहा था? क्या उन आतंकियों को कोई अपने साथ लेकर एयरबेस तक पहुंचा था? क्या वो आतंकी पठानकोट में किसी की मदद से एयरबेस के अंदर तक पहुंचे थे? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से आतंकी सरहद पार करके पठानकोट तक पहुंचे और फिर खुद को बचते बचाते एयरबेस के सबसे नजदीक पॉइंट पर पहुंचकर अंदर दाखिल हो गए, वो कहानी तो यही कहती है कि इस हमले में आतंकियों के साथ कोई गाइड भी था। लेकिन वो कौन था, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस रास्ते पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये पठानकोट से आता है। यहां से पठानकोट लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है और ये जो इस साइड से आप देख रहे हैं कि ट्रक आ रहा है, ये अकालगढ़ गांव है। और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 4 दीवारी है एयरबेस स्टेशन की और ये मोर्चा दिख रहा है। और अब मैं चौथी जगह आपको ये दिखाता हूं कि जहां से आतंकी यहां घुसे। अगर जहां हम, ये सड़क है जिस रास्ते से आतंकी आए, यहां तक की दूरी अगर लगाएं तो बामुश्किल 10 मिनट में आदमी दीवार तक पहुंच सकता है। अगर रात का समय हो तब भी आदमी को बड़ी मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। इतना करीब है ये। अब ये रास्ता देखिए जहां से आतंकी, ये देखिए, अपनी गाड़ी छुपाने के लिए गए। ये कच्चा रास्ता जाता है, जीपीएस में ये कच्चा रास्ता नहीं दिखाया जाता है। ये सिर्फ खेतों को बीजने के लिए, जब ट्रैक्टर जाता है उसके लिए ये रास्ता बनाया गया है। और उस पेड़ के पास, वो जो खेत के नीचे जाकर, निचले खेत में जो कि सड़क से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ी निचाई पर है, उस पेड़ के पास जाकर वो गाड़ी छोड़ी गई। अब इन तमाम चीजों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकियों को यह पता था कि ये बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट है, सबसे करीब पॉइंट है, जहां से एयरफोर्स की दीवार तक पहुंचना बेहद आसान रहेगा। ये वो रास्ता है जहां से धीरा गांव की तरफ से आतंकी आए, पठानकोट शहर की तरफ से आतंकी आए, यहां गाड़ी लगाई। ये ट्रैक जो नीचे खेतों के लिए जाता है, इस ट्रैक से अपनी गाड़ी को नीचे छुपाने के लिए ले गए और फिर उन्होंने तुरंत अपने तमाम हथियारों के साथ इस 4 दीवारी, जो ये मोर्चा दिख रहा है, इसके आसपास दीवार फांदकर वो अंदर गए। अब ये जीपीएस या फिर किसी से फोन पर बताई जानकारी नहीं हो सकती और ये पुख्ता जानकारी के साथ अंदर घुसे हैं और उन्हें ये पता था कि कहां सबसे करीबी पॉइंट है। दोनों बातों की तुलना करते हैं। शकरगढ़ बॉर्डर जहां से भारत में उन्होंने प्रवेश किया, जैसा कि भारत सरकार कह रही है, तो वो भी जो डिंडा और सिंबल संघोल गांव है, वो भी एकदम इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे हुए हैं। उन्होंने वहां से प्रवेश किया और यहां पर जहां उन्होंने एयरफोर्स स्टेशन के अंदर घुसना था, उसके लिए भी उन्होंने अपनी गाड़ी के अकालगढ़ गांव तक पहुंचने के लिए वो सबसे करीबी पॉइंट चुना जहां से वो चंद मिनटों में अंदर पहुंच सकते थे। तो ये हमारी जो जानकारियां हम आपको दे रहे हैं, इससे एक बात साफ हो जाती है कि आतंकियों को जो भी
गाइड कर रहा था वो इस इलाके की चप्पे चप्पे की जानकारी से वाकिफ था और कहां पहुंचकर कहां से जाना है उन्हें सब पता था। जांच में अब उस बहरूपीए, अब उस गाइड का पता लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार गाइड अंदर का है या फिर गाइड जो मारे जा चुके हैं उनमें से कोई था। अगर वो था उनमें से तो आखिरकार वो कब से यहां पहले से ही इन तमाम चीजों को देख रहा था। ये बड़ा सवाल हमारी पड़ताल में आज सामने आया है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, अकालगढ़ गांव, पठानकोट। कौन था वो गाइड जिसकी मदद से आतंकी पठानकोट एयरबेस के अंदर तक पहुंचे? इसका खुलासा तो अब तभी होगा जब सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच करेंगी। और अब हम आपको दिखाते हैं पठानकोट हमले के बाद कितने पुख्ता है हमारे सुरक्षा इंतजाम। देखिए एबीपी न्यूज की यह बड़ी पड़ताल, ऑपरेशन बॉर्डर वो 100 मिनट। आतंकियों के एनकाउंटर का शोर थम गया है और अब घुसपैठ के तार जोड़े जा रहे हैं। कैसे 6 आतंकी बॉर्डर से 40 किलोमीटर भीतर दाखिल होकर खून खराबा करने में कामयाब हो गए। एबीपी न्यूज पहुंचा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस आखिरी गांव में जहां से पठानकोट को दहलाने के लिए दाखिल हुए थे आतंकी। भारत का डिंडा गांव, 31 की रात 1 बजे। एक हफ्ते बाद एबीपी न्यूज पहुंचा उसी बॉर्डर पर। 1 बजे का समय है और 7 तारीख। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारत पाकिस्तान की सीमा में डिंडा गांव के नजदीक। मेरे पीछे जो लाल लाइट्स आप देख रहे हैं ये बीएसएफ की तरफ से जो कंटीली तार लगाई गई है भारत की तरफ से, वहां पर ये लाल लाइट्स लगी हुई हैं। और इसके बिल्कुल सामने शकरगढ़ इलाका आता है पाकिस्तान का, जहां से भारत सरकार ये कह रही है कि आतंकी बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आए थे और उन्होंने पठानकोट के एयरबेस को अपना निशाना बनाया। हालांकि रात को इस तरह से इस संवेदनशील इलाके में सफर करना जोखिम भरा है, लेकिन हम ये दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि क्या भारतीय एजेंसियों ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं या अब भी हालात वही हैं। इसलिए हम इस इंटरनेशनल बॉर्डर से 40 किलोमीटर तक यानी पठानकोट तक का रास्ता आज रात को इसी तरह तय करेंगे। बॉर्डर के आसपास दिख रही है नाकेबंदी। दरअसल घुसपैठ के बाद सवालों के घेरे में बीएसएफ ही है, क्योंकि 6 महीने में दूसरी बार आतंकियों ने पंजाब में घुसपैठ की है। पहले गुरदासपुर में हमला किया और अब पठानकोट में। इसलिए सुरक्षा चाक चौबंद है। 2 मिनट के भीतर 1 किलोमीटर दूर ही बीएसएफ का पहला नाका मिला। हम पहुंचे हैं जहां पहला बीएसएफ का नाका लगा हुआ है। मेरे पीछे जो जवान आप देख रहे हैं अंधेरे में खड़े हैं, ये चारों तरफ फैले हुए हैं और यहां बॉर्डर की तरफ से आने वाली हर गाड़ी चेक की जा रही है। इसी तरह 2 किलोमीटर पर दूसरा और 3 किलोमीटर पर तीसरा नाका दिखाई दिया। बीएसएफ के जवान सुरक्षा में लगे हैं। ये नाका है ऊज दरिया का, ये पाकिस्तान को जाता है, तो उसमें भी जो छोटे छोटे नदी नाले मिलते हैं उनको भी बहुत सुरक्षित रखना पड़ता है, वरना आतंकी मौके की फिराक में रहते हैं कि कब सुरक्षा में थोड़ी सी चूक हो और वो इन नदी नालों के जरिए भारत की सीमा में घुसपैठ कर सके। डिंडा गांव से बामियाल बाजार तक नाका हर जगह मिला, लेकिन क्या आगे यही तस्वीर दिखाई देगी? यहाँ से 2 रास्ते अलग अलग होते हैं। एक रास्ता बमियाल और आसपास के गांव के लिए जाता है, एक पठानकोट के लिए जाता है। यहाँ पर गाड़ियों की जांच की जा रही है। एयरबेस तक पहुंचने के लिए जो गाड़ियों की छीना झपटी की वो इलाका यहीं से शुरू होता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से हम 4.5 किलोमीटर आगे बढ़े हैं। बमियाल सेक्टर में 6.25 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं मंगवाल चौक में, और ये 5वां नाका है बीएसएफ का। आतंकवादियों ने जब 2 गाड़ियां छीनी, ये चौराहा उन दोनों ही घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वो कैसे हम बताते हैं।
ये रास्ता जाता है भगवाल गांव को। भगवाल गांव इकागर सिंह का गांव है। जो इनोवा गाड़ी पहले इकागर सिंह की छीनी गई वो इधर इस सड़क से अपने गांव से आया था। दूसरा जो ये रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये उस दरगाह की तरफ से आता है जिस दरगाह में माथा टेक कर एसपी आ रहे थे, सलविंदर सिंह आ रहे थे। इस रास्ते से वो आए और जो मेरे पीछे ये रास्ता जा रहा है ये पठानकोट को जाता है। इस रास्ते से उन्होंने अपनी गाड़ी घुमाई। यहां तक तो सुरक्षा चाक चौबंद है क्योंकि बीएसएफ मुस्तैद है, लेकिन आगे है वो जगह जहां 31 दिसंबर की देर रात पाकिस्तान से आए फिदायीन हमलावरों ने एसपी सलविंदर सिंह की कार छीनी थी। कौलियां मोड़। देखते हैं उस जगह पर सुरक्षा का क्या हाल है। रात के 1:40 होने वाले हैं और हम पहुंच गए हैं उसी जगह जहां पर 31 दिसंबर की रात को 11:30 से 12 बजे के बीच में एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी छीनी गई थी। कौलिया मोड़ यही वो इलाका है। ये एक सेंसिटिव पॉइंट है। एक गांव बॉर्डर की तरफ से जो रास्ता आता है 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर होगा इंटरनेशनल बॉर्डर, जबकि ये बमियाल की तरफ से आता है। इस रास्ते पर सुरक्षा बीएसएफ ने लगा रखी है जहां से हम आपको लेके आ रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट जहां पर की गाड़ी छीनी गई थी एसपी की, इस वक्त मैं वहां खड़ा हूं। यहां फिलहाल सुरक्षा का किसी भी एजेंसी की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। कौलिया मोड़ पर सुरक्षा नहीं दिखाई थी तो फिर क्या आगे का रास्ता ऐसा ही मिलेगा? क्या बीएसएफ के नाके सिर्फ बॉर्डर के पास ही मौजूद थे? बॉर्डर से लेकर 5 किलोमीटर पठानकोट की सड़क पर बीएसएफ के 5 नाके मिले। इस वक्त मैं मौजूद हूं कौलिया बस अड्डे पर। जो कौलिया में एसपी सलविंदर सिंह की गाड़ी छीनी गई थी उसको छीनकर इसी रास्ते से आतंकी पठानकोट के लिए निकले थे। यहाँ 12.25 किलोमीटर दूर इंटरनेशनल बॉर्डर से ये पंजाब पुलिस का पहला नाका है। तो उस रात जब यहाँ से गाड़ियां निकली तो रात को पता नहीं चला। एसपी की गाड़ी उसके पीछे, हमने सोचा उसकी गाड़ी होगी, इसके लिए हमने उसकी चेकिंग वगैरह नहीं की। अच्छा, उसके पीछे कोई गाड़ी थी? वैसे नहीं सर, उसके पीछे तो नहीं। एसपी की गाड़ी आ रही है, ये खबर किसने दी थी? ये पिछले नाके वाले ने। पिछले नाके वालों ने, उधर वालों ने। उस दिन यहाँ एसपी की गाड़ी इसलिए चेक नहीं की गई क्योंकि ये समझा गया कि अपना अधिकारी आ रहा है, उसकी गाड़ी को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आगे वो इलाका है जहां इनोवा कार के ड्राइवर इकागर सिंह की हत्या की गई थी। रावी नदी का किनारा और वहां है पंजाब पुलिस का चेक पोस्ट। हम पहुंचे हैं रावी नदी के पुल पर यानी कथलौर नाके पर, और ये परमानेंट पुलिस का नाका है। इस जगह आज भी चेकिंग हो रही है। उस नाके पर उस दिन गाड़ी क्यों नहीं रोकी गई? ड्यूटी सर चेंज हुए, नवी हुई है, उदों तो सानू पता नहीं है। अच्छा, आप नए लोग आए? नहीं लगे। रावी पुल पर पुलिस तो है लेकिन सुरक्षा के लिए रोशनी तक नहीं है। अब तक 14 किलोमीटर का सफर तय हुआ लेकिन पठानकोट अभी दूर है। देखिए रावी नदी से पठानकोट तक का हाल। पठानकोट के रास्ते में सड़क काफी टूटी फूटी है, उबड़ खाबड़ है, आसपास जंगल का एरिया है, लेकिन कथलौर के पुल के बाद हमें कोई पुलिस नाका नहीं मिला। यहाँ पंजाब पुलिस की सुरक्षा के पठानकोट तक के रास्ते में जो सुरक्षा इंतजाम होने चाहिए वो हमें फिलहाल नजर नहीं आए। पंजाब पुलिस ने दीनानगर हमले से भी कोई सबक नहीं लिया था और पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद भी बॉर्डर से पठानकोट तक आने वाले रास्तों पर सुरक्षा कम दिख रही है। कथलौर पुल के बाद पठानकोट तक कोई सुरक्षा बंदोबस्त है ही नहीं। रक्षा मंत्री भी मानते हैं कि कमियां तो हैं। मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। आखिरकार एबीपी न्यूज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 40 किलोमीटर सफर करके पठानकोट शहर में दाखिल हुआ। 100 मिनट के सफर से यह साफ हो गया कि सुरक्षा में खामियां अब भी नजर आ रही हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 553 किलोमीटर में 462 किलोमीटर में बाढ़ और लाइट तो लगी हैं, लेकिन 91 किलोमीटर का इलाका अब भी अंधेरे में है और खुला हुआ है। इसके अलावा बीएसएफ के पास सुरक्षा कर्मियों की कमी है। रात 1 बजे इंटरनेशनल बॉर्डर से शुरू हुआ हमारा सफर पठानकोट में 2:40 पर खत्म होता है।
हम पठानकोट की हद में घुस चुके हैं और आतंकी जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से ही हमने उसी टाइम के दरमियान एक बार सफर किया ताकि ये जायजा लिया जा सके कि आखिरकार सुरक्षा के इंतजाम अब भी बेहतर हुए हैं या नहीं। हमने देखा कि बॉर्डर से लेकर 14 किलोमीटर के रास्ते तक 7 जगह पर बीएसएफ और पुलिस के नाके थे, लेकिन आगे के 26 किलोमीटर के एरिया में सुरक्षा नहीं थी, लेकिन वहां भी सुरक्षा की जरूरत है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, पठानकोट। पठानकोट हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां साजिश की एक कड़ियों को जोड़ रही हैं और अब जांच के बाद सामने आ गए हैं आतंकियों नाकाओं के नाम, जो हमले के लिए आतंकियों को पाकिस्तान से ही दे रहे थे निर्देश। अशफाक अहमद, हाफिज अब्दुल शकूर, कासिम जान, मसूद अजहर, यही हैं वो नाम जो पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुसे 6 आतंकियों को फोन पर सारे निर्देश दे रहे थे। एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पाकिस्तानी हैंडलरों की जानकारी हाथ लगी है। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की साजिश रावलपिंडी के पास मरकज में रची गई थी और जैश प्रमुख मौलाना मसूद अजहर ने इसके लिए मौलाना अशफाक अहमद, कासिम जान और हाफिज अब्दुल शकूर को जिम्मेदारी दी थी, जो हमले के दौरान लगातार घुसपैठ करने वाले आतंकियों के संपर्क में थे और उन्हें हमले के लिए लगातार निर्देश दे रहे थे। एबीपी न्यूज को इस बात की भी पुख्ता जानकारी मिली है कि पठानकोट हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास मरकज नाम की जगह पर रची गई थी। इससे पहले आपका चैनल ये बता चुका है कि पठानकोट आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान के 2 एयरबेस पर ट्रेनिंग दी गई थी। इनमें से एक था रावलपिंडी के चकलाला का पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस नूर खान और दूसरा था फैसलाबाद के पास बना लालपुर एयरबेस। भारत ने पाकिस्तान से आतंकी हमले के सबूतों पर कार्रवाई करने को कहा है। भारत के एनएसए अजीत कुमार डोभाल ने पाकिस्तान के एनएसए लेफ्टिनेंट जनरल नसीर जजुआ से साफ कह दिया है कि जब तक इन चारों के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता तब तक पाकिस्तान के साथ 15 जनवरी से होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत नहीं होगी। भारत के दबाव का ही असर है कि पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने श्रीलंका से लौटते ही इस्लामाबाद में बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई और पठानकोट हमले पर चर्चा की। बैठक में पाक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर जंजुया और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक नवाज ने अधिकारियों से कहा है कि भारत से जो भी सबूत मिले हैं उन पर तेजी से काम किया जाए। पठानकोट हमले के बाद अब पाकिस्तान सवालों के घेरे में है। ऐसे में देखना यह है कि आतंक के सबूतों पर गौर करते हुए पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या फिर पहले ही की तरह वो कार्रवाई का सिर्फ नाटक करता है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।